नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। क्वांटम यांत्रिकी में हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज हमें इसको ड्राइव करना है, ठीक है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है? देखो, सबसे पहली बात यह है, तरंग समीकरण इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारे पास वैज्ञानिक हैं, कौन से? श्रोडिंगर, ये हुए। तो श्रोडिंगर ने बताया, देखो श्रोडिंगर ने कहा या बताया, क्या बताया, ठीक है, बताया कि इलेक्ट्रॉन की तुलना तने हुए तार में उत्पन्न कंपन से कर सकते हैं, उत्पन्न कंपन से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बिल्कुल तार है ना, दो जगह से बांध दिया, लेफ्ट में राइट में, और उसको हिलाते हैं, उसमें एक तरीके की गति होती है। तो हमने उसकी तुलना उस कंपन से कर दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यह तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण करके, पहले मैं एक बार लैंग्वेज लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण कर कंपन के रूप में अप्रगामी तरंग उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो, श्रोडिंगर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की तुलना हम तने हुए तार में उत्पन्न कंपन से कर सकते हैं। मान लीजिए दो जगह हैं, हमने तार को बांध लिया, हमने कोई तार लिया और तार को एक लेफ्ट में एक राइट में किसी चीज से बांध लिया, बिल्कुल टाइट बांध लिया। तना हुआ तार जैसे होता है ना, तन जाता है अपन, जैसे गिटार में होता है तार तना हुआ, बिल्कुल दोनों तरफ से बंधा रहता है, हम उसको हल्का सा हिलाते हैं, एकदम से कंपन करता है वो, ठीक है। तो उस तार से हमने कर दी कंपन। अब जो तना हुआ तार है ना, ऊर्जा ग्रहण करता है और कंपन के रूप में अप्रगामी तरंग उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा, वो तना हुआ तार होता है जो गिटार में, अगर उसको थोड़ा सा हिलाया जाए, या फिर आप कहीं पे भी तार बांध दीजिए, उसको इस तरीके से हिलाएंगे तो एक अप्रगामी तरंग उत्पन्न करेगा, ठीक है। अप्रगामी तरंग उत्पन्न करेगा, थोड़ी देर तक आपको ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा। तो हम उसकी बात करें, आप करके देख लेना, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार, देखो जब हमारे पास क्वांटम यांत्रिकी नहीं चलती थी, मैंने आपको बताया था चिरसम्मत यांत्रिकी चलती थी, ठीक है। तो चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, पहले जो हमारे पास चिरसम्मत यांत्रिकी चलती थी, उसमें चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते चले तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, श्रोडिंगर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की तुलना तने हुए तार में उत्पन्न कंपन से कर सकते हैं। यह तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण कर कंपन के रूप में अप्रगामी तरंग उत्पन्न करता है और चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार? देखो, हमारे पास चिरसम्मत यांत्रिकी हुई, वहां पे चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साई बराबर a sin 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, ठीक है। हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। देखो, अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन निकालना है तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कौन कहता है? चिरसम्मत यांत्रिकी कहती है। अब देखो यहाँ क्या क्या है वो चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे जो a है ना, वो तरंग का आयाम है, मॉड्यूलेशन है, तरंग का
आयाम है। ठीक है, जो हमारे पास साई है, जो हमारे पास साई है वो क्या है? आयाम को प्रदर्शित करने वाला या आयाम को निरूपित करने वाला तरंग फलन, करने वाला तरंग फलन है। ठीक है, और 2 पाई एक्स और लैम्बडा तो पता ही होगा, लैम्बडा हमारे पास क्या होती है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और एक्स यहां पे क्या है? एक्स यहां पे दिशा है, एक्स यहां पे दिशा है। हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं बच्चों? एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स दिशा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दी। अब देखो यहां पे बायो वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं मेरी वीडियो और मैथ्स वाले भी देख रहे हैं। ठीक है, अब मैथ्स वालों को अवकलन करना आता है, बायो वालों को नहीं आता। तो मैं आपको एक सीधा सिंपल सी चीज बताता हूं। यहां पे हमको क्या करना है? अवकलन करना है। समीकरण 1 का 2 बार अवकलन करने पर, समीकरण 1 का 2 बार अवकलन करने पर। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 है, इसका 2 बार अवकलन करना है। मैथ्स वाले स्टूडेंट करके देख सकते हैं, आपको आता है। और बायो वालों से मैं एक बात कहूंगा कि जरूरी नहीं है आप करके दिखाओ, आप सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक बार ही नहीं होता, आपसे 2 बार क्या करोगे? ठीक है मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास समीकरण बड़ी हो जाएगी। अगर हम इसका अवकलन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, साई का किसके सापेक्ष कर रहे हैं? हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और यहां पे ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। किसी को अगर अवकलन नहीं आता तो वो बता देना, है ना। अवकलन वैसे इसका सिंपल सा है, मैंने इसका 2 बार अवकलन कर दिया। जब मैं इस समीकरण का अवकलन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल सकता हूं। अब इस समीकरण नंबर 2 में आप ही देखिए, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा ऐसा कैसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह अगर साई लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं साई लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो हम इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। यहां पे आगे की बात करते हैं। देखो इसको अभी यहीं पे ही छोड़ते हैं हम, है ना। इससे आगे की बात करते हैं, ये अभी हमारे पास काम में आएगी आगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। देखो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी गतिज ऊर्जा लेनी पड़ेगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न हो रही है, प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसको हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इसको हम लिख सकते हैं E। ठीक है, गतिज ऊर्जा ½ mv²। ठीक है, और जो स्थितिज ऊर्जा है, उसको मैं लिख रहा हूं V से। ठीक है, किससे लिख रहा हूं? V से। अब मैं अगर V को यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा? E - V
इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अगर देखो आप ये मैंने लिख दिया ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 4 लिख सकता हूं। अब देखो अगर मैं इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकता हूं, समीकरण 4 को निम्न प्रकार लिखने पर, किस प्रकार लिख सकते हैं, यहां देखिए जो ये हमारे पास समीकरण 4 है, इसको मान लीजिए मैंने लिख दिया e माइनस वी हाफ mv² है। मैं इसको हाफ mv² को ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। m को इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, m² v² और नीचे क्या आ जाएगा 2m। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम यहीं रोकते हैं, समीकरण नंबर हम चाहे 5 दे सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, मैंने आपको एक समीकरण पढ़ाई थी, कौन सी, डी ब्रोगली की समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण से। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण पढ़ाई थी। डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ठीक है, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दे, वर्ग करने पर तो लैम्डा क्या हो जाएगा, λ² हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा और m² v² हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं m² v² को यहां लिख दूं, m² v² इज इक्वल टू h² अपॉन λ², लैम्डा को मैं यहां ले आऊं और m² v² को ऊपर ले आऊं तो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है m² v² को यहां लाने में। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे दे सकता हूं समीकरण नंबर 6। ठीक है, समीकरण नंबर 6 दे सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो समीकरण 6 है ना, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 6 है, उसका मान अगर हम समीकरण 5 में रखें तो किस प्रकार रखेंगे, e माइनस वी। ठीक है, m² v² है ना, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं, h², m² v² के लिए क्या लिखना है हमको, h² अपॉन λ²। ठीक है, और 2m तो यहां पे हमारे पास पहले से ही था, तो e माइनस वी इज इक्वल टू h² अपॉन 2m λ²। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमें लैम्डा निकालना है तो λ² क्या लिख सकते हैं हम, λ² अगर हम यहां ले आए तो हम इसको लिख सकते हैं h² अपॉन 2m e माइनस वी, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 7 भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते, समीकरण नंबर हम यहाँ पे इसको 7 दे सकते हैं। अब देखो जो ये समीकरण नंबर 7 है, समीकरण 7 का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 7 है ना, इसका मान अगर हम कहां रख दें, समीकरण नंबर 3 में रख दें। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 3 में रख दें, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो समीकरण 3 में रख देते हैं हम, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। मैं ये वाला भाग मिटा रहा हूँ, है ना, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, मैं हट गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अब देखो समीकरण 7 का मान समीकरण 3 में रख देता हूं मैं, यहाँ पे समीकरण 3 कहाँ गई, ये रही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर साई डेल x² इज इक्वल टू माइनस 4π², λ² की वैल्यू क्या है, h²। ठीक है, h² नीचे आ जाएगा, λ² नीचे ना, तो h²
और 2m e माइनस v कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, साई, मैंने ये वैल्यू रख दी, लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख दी, इसमें रख दी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 4 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं, कर सकता हूं, तो 8 पाई स्क्वायर m हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, ठीक है। सारी चीज हो गई 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसको यहां लेके आना चाहूं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस वाले भाग को इधर ले आया, माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, ठीक है। 0 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, यहां मैंने लिख दिया। अब देखो आगे की बात करते हैं, ये मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये समीकरण 8 निकल के आई है, समीकरण 8 केवल x अक्ष के लिए है। किसके लिए, केवल x अक्ष के लिए है, ठीक है। समीकरण 8 केवल x अक्ष के लिए है, ठीक है। और अगर हमें तीनों अक्षों के लिए निकालनी है, तीनों अक्ष, आपको पता है 3 अक्ष होते हैं, x y z, तीनों अक्ष के लिए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमें तीनों अक्ष यानी कि x, y और z तीनों के लिए हमको यहां पे निकालना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां पे लिख दिया पूरा। अब देखो यहां पे अगर मैं चाहूं तो देखो इसको कॉमन ले सकता हूं, किसको, इसको कॉमन ले सकता हूं, किसको, साई को। साई को अगर मैं यहां कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, साई मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहां पे प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये देखो इन सबको मैं अगर एक कांस्टेंट मान लूं, ठीक है, इन तीनों को देखो, ये तीनों अलग अलग दिशाओं में है तो एक ही चीज लेकिन अलग अलग दिशाओं में है। अगर मैं इसको इस तरीके से एक व्यंजक के रूप में दिखा देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऐसा निशान है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोल रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई। कहां गया मिटाने का यार, इसको जो हमें ना, चलो मैं यहां मिटा देता हूं। ये जो हमारे पास ये निशान आया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। इसको ऑपरेटर बोलते हैं या लाप्लेसियन संकारक, लाप्लेसियन संकारक बोलते हैं, लाप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं इस वाले निशान को, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी क्या हो गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई, श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो गई, ठीक है। क्लियर है। तो देखो इसमें आगे और भी ऑपरेटर की बात करनी है, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।